रोशनी की शादी मयंक के साथ हुई थी। रोशनी इस शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मयंक के पास बहुत सारी जायदाद थी। मयंक सुंदर भी था और दिल का भी बहुत अच्छा था। रोशनी की जब विदाई हो रही थी तो उसकी सहेलियां उससे जलते हुए कहती हैं, क्या बात है रोशनी, तू तो अब शाही हवेली की बहू बनेगी। वहाँ तो तुझे बिल्कुल ठकुराइन की तरह रहना होगा। महंगी गहने, महंगी साड़ियाँ पहननी पड़ेंगी और तेरे आसपास नौकर चाकर घूमेंगे। हाँ रोशनी, तेरी तो किस्मत ही चमक गई है। अब तुझे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कभी हमें पैसों की जरूरत होगी तो तू हमारी मदद कर देना, बस मुंह मत बनाना। आखिर हम तेरी सहेलियां हैं, तू हमारे लिए इतना तो कर ही सकती है ना। हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। आखिर तुम्हारे साथ ही मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। वैसे भी कोई अपने बचपन के दोस्तों को भूल सकता है क्या। अब रोशनी विदा होकर अपनी शाही हवेली में आ जाती है, जहाँ उसकी सास कुसुमलता उसका स्वागत करते हुए कहती है, रोशनी बहू आओ और अपने नाम की तरह इस घर को भी रोशन कर दो। तुम अब शाही हवेली की बहू हो, इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ही हैं। रोशनी भी शर्माते हुए मयंक के साथ अपनी शाही हवेली में प्रवेश करती है। वो हवेली बहुत सुंदर थी। इतने महंगे घर को देखकर रोशनी ने मन में कहा, अरे बाप रे बाप, ये हवेली तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजमहल में आ गई हो। अब तो मजा आएगा इस हवेली में रहने में। रोशनी मयंक के साथ खूबसूरत पल बिताती है और अगली सुबह कुसुमलता उसे 5 बजे उठा देती है और कहती है, बहू सुबह के 5 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। शाही हवेली की बहू इतनी देर तक सोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ये बात अच्छे से जानती हैं कि पिताजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस घर में नौकर चाकर है। फिर मुझे सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाने या रसोई का कोई भी काम करने की क्या जरूरत है, जो आप मुझे इतनी सुबह उठा रही हैं? बहू, क्योंकि भले ही मैं गरीब घर से थी, हमारे घर में ये प्रथा है कि हम गरीब घर की बहू लेकर आते हैं और उसे एक अच्छा जीवन देते हैं। लेकिन शाही हवेली की बहू बनने के बाद हमारी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बदल जाती हैं। भले ही घर में नौकर खाना बनाते हैं, लेकिन सुबह उठकर मंदिर की सफाई और मंदिर में पूजा तो शाही बहू को ही करनी पड़ती है और उसके बाद जो नौकर खाना बनाते हैं उन पर निगरानी भी रखनी होती है। ये बात सुनने के बाद रोशनी ने मन में कहा, अरे बाप रे बाप, मैंने तो सोचा था शाही हवेली की बहू बनकर मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन लगता है यहाँ तो मेरी वाट लगने वाली है। पर कोई बात नहीं, अब तो उठना ही पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्यारी सी खड़ूस सासू माँ मुझे पहले दिन ही घर से बाहर भगा दे। अब रोशनी सबसे पहले पूजा वाले मंदिर को जाकर अच्छे से साफ करती है। उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि शादी और कामकाज में वो बिल्कुल भी ढंग से सोई नहीं थी। उसके बाद वो पूजा करती है। नींद में दिए के पास उसकी साड़ी का पल्लू लगने लगता है और जैसे ही वो आग पकड़ने वाला था तभी कुसुमलता आकर उसके साड़ी के पल्लू को पीछे कर देती है और कहती है, ये सब क्या है बहू, तुम्हें अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी तुम्हारी साड़ी में आग लग जाती और नई बहू की साड़ी में आग लगना बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं होता है। ये बात सुनने के बाद रोशनी ने मन में कहा, हे राम रे राम, कैसी सास है मेरी, यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी बहू जल जाती और उन्हें साड़ी के जलने पर अपशगुन की पड़ी है। शाही परिवार की बहू बनकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रोशनी अब जाकर भी अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती और उसके बाद वो जाकर नौकरों से काम करवाती है। सारा दिन उसे खड़े रहना पड़ता, अगर नौकर काम करते तो भी उसे उनके पास खड़ा होना पड़ता। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद वो 2-3 नौकरों को काम से निकाल देती है। कुसुमलता जब अगले दिन नौकरों को कम देखती है तो कहती है, ये सब क्या है रोशनी बहू, घर के नौकर हरी और भेजू नजर नहीं आ रहे कहीं। तुम जानती हो ना वो यहाँ पर 3 साल से काम कर रहे थे। मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके हिस्से का काम उन पर निगरानी रखकर मुझे देखना पड़ता है और उनको काम करते करते देखकर मैं इतनी ज्यादा थक जाती हूँ कि मैंने सोचा कि भाई अब मैं अपने हाथ पैर चला लेती हूँ। नहीं बहू, ये बिल्कुल गलत है। तुम अभी के अभी हरी और भेजू को फिर से काम पर रखो। शाही हवेली की बहू खुद काम करती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लोग तो यही कहेंगे कि मैं गरीब घर से बहू लेकर आई हूँ और उसके बाद उसे घर के कामों में छोड़ दिया। तभी वहाँ पर मयंक आ जाता है और वो कहता है, सालों से इस हवेली पर कई सारे नौकर आए, लेकिन जब तक वो खुद यहाँ से काम छोड़कर नहीं जाते हम किसी को नहीं निकालते। तुम्हें माँ जी से बिना पूछे उन्हें नहीं निकालना चाहिए था। तुम शाही हवेली की बहू, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना चाहिए। ये सब सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उन दोनों से कहती है, शाही परिवार की बहू, शाही परिवार की बहू, आप लोगों ने मुझ पर एक स्टाम्प लगा दिया है ना। मैं अपनी मर्जी से ना उठ सकती हूँ, ना ही अपनी मर्जी से सो सकती हूँ। घर का सारा काम भी मुझे आप लोगों के हिसाब से करना पड़ता है और अब जब मैं खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सारा काम करने को तैयार हूँ और मैंने 1-2 नौकरों को घर से निकाल दिया कि घर पर पैसों की थोड़ी बचत हो, तो आप लोग उसमें भी मुझे गलत बोल रहे हैं। बहू, ये क्या तरीका है हम लोगों से बात करने का? शाही परिवार की बहू इस तरह से बात नहीं करती। माँ, रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार उसके आंसू और उसके जज्बात समझने की कोशिश तो करो। हम लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर थोपे जा रहे हैं। कभी भी उससे ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। धीरे बोल मयंक, अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कि बहू ने आते ही बेटे को अपना गुलाम बना लिया है।
मयंक रोशनी की बात अच्छे से समझ जाता है, लेकिन कुसुमलता अभी भी शाही परिवार की इस बहू की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसे एक दिन घर में कुछ पड़ोसी आते हैं और कुसुमलता रोशनी से कहती है, रोशनी बहू, आज कुछ पड़ोसी तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो महंगे से महंगा ज्वेलरी और महंगे से महंगा गहना पहनकर तैयार हो जाना और उनके सामने ये दिखाना कि हम तुझे कितना ज्यादा खुश रखते हैं और तेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, परसों भी घर में रिश्तेदार आए थे और मैंने महंगी ज्वेलरी पहनी थी, जिस वजह से मेरे गले पर निशान हो गया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं डायमंड का पतला सेट पहन सकती हूँ क्या? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। वो सेट वैसे तो महंगा है, लेकिन पड़ोस की औरतें गवार हैं, उन्हें इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो मैंने बोला है उतना ही करो, फालतू अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा सामान बांधकर तुम्हें मायके भेज दूंगी। रोशनी ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि शाही परिवार की बहू बनने के बाद उसके जीवन में इतने सारे बदलाव होंगे। वो बहुत अच्छे से तैयार होकर महंगी साड़ी पहनकर और ज्वेलरी पहनकर सभी मेहमानों के सामने जाती है और सभी मेहमान उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अब रोशनी को उसके कमरे में ले जाया जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है, लगता है कि रोशनी किसी ट्रॉमा से गुजर रही है और इन्होंने गहने बहुत ज्यादा पहने, इससे इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होगी। आप कोशिश करिए कि कुछ दिन कंफर्टेबल महसूस करें, वरना ये परेशानी ज्यादा भी बढ़ सकती है और ये इंटरनल शॉक में भी जा सकती है। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, रोशनी गरीब घर से है, आप भी गरीब घर से थी, लेकिन आपने सब कुछ समझ लिया क्योंकि आप में सहनशीलता ज्यादा थी, लेकिन रोशनी इतनी मजबूत नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप भी रोशनी को समझने की कोशिश कीजिए। कुसुमलता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद जैसे ही रोशनी को होश आता है तो कुसुमलता उससे माफी मांगती है और उसके बाद कुछ चीजें रोशनी के अंदर अपने हिसाब से बदलवाती है और कुछ चीजें अपने अंदर बदल लेती हैं और इस तरह शाही हवेली में रहने वाली बहू को अब अपनी हवेली में रहने में जरा भी परेशानी नहीं होती। पार्वती अपनी नई बहू सोनम के इंतजार में हाथों में थाली लिए खड़ी थी। अपनी बहू की आरती उतारकर पार्वती बोली, सोनम बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सोनम कलश गिराकर अंदर आ गई। उस घर को देखकर सोनम बोलती है, सूरज, तुम्हारा घर तो कितना छोटा है। अरे ये क्या, आते ही अपने पति का नाम लेने लगी। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो आप बाबूजी को कैसे बुलाती थी? मैं तो इन्हें सूरज के पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन माँ जी, मुझे तो इन्हें बंटी के पापा कहकर बुलाने में शर्म आती है। तुम भी ना एकदम बॉडम हो, तो तू इसको एजी ओजी कहकर बुला लिया कर। अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ। फिर कल तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाना है, जिसके लिए हमें कुलदेवी की पूजा करने जाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम नहाकर तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई करने रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है और फिर कुलदेवी के मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनम को अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल जाता है। एक रोज, सुनिए जी, घर में सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर नहीं दिए ना तो शाम को बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा और हमें नमक या अचार के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मैं खाने को कहाँ से लाऊं? अभी तो मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। सूरज एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और खाने वाले पूरे 5 जन। हे राम, 50 रुपए किलो बैंगन? नहीं, इतने महंगे नहीं चाहिए। अच्छा, ये आलू कैसे दिए? आलू भी पूरे 60 रुपए किलो। सब कुछ इतना महंगा है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदूंगी तो आटा चावल कैसे आएगा? तभी सोनम के कानों में 10 रुपए अचार की आवाज पड़ती है। 10 रुपए अचार? ऐसा करती हूँ, आज यही ले चलती हूँ, कम से कम सस्ता तो है। उस रोज वो अचार लेकर ही घर आ जाती है और उसी से सबको रोटी परोसती है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भी वो वही सब उनको परोसती रहती है। अरे बहू, रोज ये अचार रोटी खाकर ऊब चुके हैं, घर में सब्जी नहीं बन सकती क्या? आप तो जानती हैं माँ जी, इनकी कमाई कितनी सी है और बाजार में सब्जियों के दाम कितने ज्यादा। भाभी ठीक कह रही है, अब जो भी बनाए खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिना सब्जी के खाना। बंटी, ओ बंटी, जरा इधर तो आना। जा पड़ोस वाली कमला को बोल, इस कटोरी में जरा सब्जी दे दे। 8 साल का बंटी कटोरा उठाकर सब्जी लेने पड़ोस की कमला काकी के घर चला जाता है। हाँ बोलो बंटी, ये कटोरी लेकर क्यों आए हैं? वो दादी ने थोड़ी सब्जी मंगवाई है। कमला मन ही मन सोचती है, आज अगर इसे सब्जी दे दी तो कल ये फिर कटोरी उठाकर सब्जी मांगने चला आएगा। एक काम करती हूँ, जो कल की बासी सब्जी रखी है वही दे देती हूँ। कमला बंटी को बासी सब्जी दे देती है, जिससे अब सोनम की सास पार्वती वो खा लेती है। शाम को वो बाजार जाकर 10 रुपए की थोड़ी सी सब्जी ले आती है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी कटोरी सब्जी बन पाती, जिसमें केवल उसकी सास के लिए हो पाती। फिर एक रोज जो सब्जियां बाजार से लाना तो हो नहीं पाएगा। मेरा मायका गांव में है, वहाँ पर खेत होने से कितना लाभ होता है
कम से कम हम अपने खेत में या आंगन में क्यारी लगाकर उसमें सब्जियां तो उगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम ये कर सकें। शहरों में तो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद सोनम घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को छत पर से कपड़े उठाने गई, तभी अपनी लंबी चौड़ी खाली छत देखकर वो सोचने लगी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी छत है, क्यों ना मैं इसी में सब्जियां उगाऊं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सोनम के मन में उत्साह आने लगता है। वो उसी दिन से छत पर मिट्टी डालकर उसमें खाद डालकर सब्जियां उगाने का काम करती है और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिन में सब्जियां अच्छे से उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देख सोनम बड़ी खुश होती है। माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, खट्टी मीठी। बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। अरे, अपनी खेती की सब्जियों की बात ही अलग है। ये तो हमारी बहू की मेहनत है जो उसने शहर में छत पर भी इतनी अच्छी सब्जियों की खेती कर ली। बहू, तू तो मुझे एक कटोरी और दे दे, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने गांव की खेतों की सब्जियां खा रहे हैं। नहीं तो गांव से शहर की मंडी तक आते आते सब्जियां आधी तो वैसे ही बासी हो जाती हैं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगी। अब तो हम रोज ही ताजी ताजी सब्जी खाएंगे और इसके दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। सोनम को भी अब छत पर बने उस खेत से प्यार हो गया। अब वो खाली समय मिलते ही उसकी देखभाल में लग जाती। फिर एक रोज, तुम सच में बड़ी मेहनती हो सोनम। आज तुम्हारे कारण हमारी सब्जियों के पैसे बच जाते हैं और हमें इतनी ताजी सब्जी भी खाने को मिल जाती है। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। बहू, आज मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई और बाजार अब इतनी धूप में कौन जाए। तू अभी के लिए अपने छत वाले खेत से मुझे कोई सब्जी तोड़ कर दे दे, जैसी तूने उस दिन दी थी ना मुझे बासी सब्जी। ऐसे ही बहू कोई सड़ी गली सब्जी है तो वो इस मुई कमला को लेकर आ। सत्यानाश जाए तेरा, उस रोज उल्टियां कर करके मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मुझे माफ भी कर दो पार्वती, हो गई गलती मुझसे। अच्छा, कोई बात नहीं काकी, आप बैठिए, मैं आपके लिए छत से बैंगन लेकर आती हूँ। सोनम छत से बैंगन तोड़कर उसे लाकर दे देती है और वो अगले दिन फिर सोनम के घर आ जाती है। सोनम बहू, इतनी अच्छी सब्जी तो मैंने शहर में खाई ही नहीं, कितनी ताजी और स्वादिष्ट। ऐसा कर, तू मुझे आज कोई और सब्जी भी लाकर दे दे, तू चाहे तो बदले में पैसे ले ले। नहीं नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। सोनम छत से सब्जियां तोड़कर उसको लाकर देती है, जिसके बदले कमला काकी उसे पैसे देती है। रख ले बहू, ये तेरी मेहनत के हैं, और हम बाजार से जाकर सब्जियां लाते हैं तो वहाँ भी तो पैसे देते हैं ना। अरे, मैं तो कहती हूँ कि तू ऐसी सब्जियां बाजार में बेचे ना तो तू अच्छी कमाई कर सकती है। पहली बार उन सब्जियों के दाम पाकर सोनम बड़ी खुश होती है और अब वो खुद का काम शुरू करने की सोचती है। वो अपने घर के बाहर ही ताजी सब्जियों का बोर्ड लगा देती है। अब जिसे भी वो ताजी सब्जियां चाहिए होती, वो उसके घर आकर उसकी छत से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सोनम बहन, मुझे 2 किलो बैंगन, 2 किलो सीताफल और 1 किलो भिंडी घिया दे दो। जी अच्छी बात है, अभी बांध देती हूँ। सोनम, तेरे कारण हमें भी कम दाम में अच्छी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। ये ले तेरे 300 रुपए। अब उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधरने लगी, क्योंकि अब मुफ्त की सब्जियां खाने के साथ साथ उन सब्जियों से कमाई भी होने लगी। और अब घर खर्च तो सोनम की सब्जियां बेचकर ही चल पड़ता और सूरज की तनख्वाह सूखी बच जाती और अब वो खुशी खुशी से रहने लगे।